Okay, students. So let's start with another question. What will be the mole fraction of glycerin in solution containing 46 gram of glycerin? Molecular weight is given to you, that is 92 unified mass and 36 ग्राम ऑफ वाटर. सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? डेटा लिखेंगे. क्या फाइंड करना है हमें? मोल फ्रैक्शन फाइंड करना है. क्या फाइंड करना है? मोल फ्रैक्शन. ओके, सो डेटा क्या है? 46 ग्राम ग्लिसरीन है और वाटर है, तो ग्लिसरीन विल एक्ट एज अ सल्यूट. तो W2 आप लोगों को यहाँ गिवन है, दैट इज 46 ग्राम, जिसका मॉलिक्यूलर वेट इज 92U, और यू कैन राइट इट एज अ 92 ग्राम. वेट ऑफ सॉल्वेंट, डेफिनेटली वाटर एक्ट कर रहा होगा सॉल्वेंट की तरह, तो उसका जो W1 गिवन है दैट इज 36 ग्राम. मॉलिक्यूलर वेट रहेगा वाटर का 18 ग्राम. ओके, उन्होंने कहा है हमें मोल फ्रैक्शन फाइंड करना है. मोल फ्रैक्शन इज अल्टीमेटली व्हाट, कि कंपोनेंट के मोल इन टोटल मोल. कि बहुत हमारे पास, सपोज मेरे पास नमक का पानी है, ठीक है, NaCl है और मेरे पास है वाटर, तो उन दोनों को मैंने मिक्स किया, 2 मोल NaCl है, 5 मोल वाटर है. इसका मतलब क्या हुआ कि पूरे में टोटल कितना मोल्स हुआ? 7 मोल्स हुए. तो 7 मोल्स में से NaCl अपना कितना पार्ट दे रहा है? 2. तो 2 इन टोटल दैट इज 7. तो मोल फ्रैक्शन भी वही होता है कि मोल ऑफ कंपोनेंट इन टोटल मोल्स. तो यहाँ पर हमें क्या चाहिएगा? सबके मोल्स चाहिएंगे. तो सबसे पहले हमें क्या फाइंड करना पड़ेगा? मोल्स. तो N1 वुड बी, N1 मीन्स मोल्स ऑफ सॉल्वेंट इज इक्वल टू गिवन वेट अपॉन molecular weight. So W1 is 36 upon 18. Answer comes out to be 2 mole. N2 find करेंगे. N2 would be given weight upon molecular weight. तो W2 क्या रहेगा? गिवन वेट है, आप लोगों को दिया है 46 ग्राम. अब क्या है हमारे पास? ग्लिसरीन. ग्लिसरीन का मॉलिक्यूलर वेट गिवन है 92. जरा सॉल्व कीजिए इसे. 46 divided by 92, the answer comes out to be 0.5 moles. हमें फाइंड करना है मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लिसरीन. हमें किसका फाइंड करना है? ग्लिसरीन का. तो ग्लिसरीन के कितने मोल्स टोटल मोल्स में प्रेजेंट है? सो फॉर्मूला ऑफ मोल फ्रैक्शन, इसे कहते हैं काई, दैट इज प्रोनाउंस्ड एज अ काई, इज इक्वल टू मोल्स ऑफ, किसके मोल्स फाइंड करने हैं? सल्यूट के, अपॉन टोटल मोल. कितने कंपोनेंट प्रेजेंट है यहाँ पर? 1 इज वाटर एंड 1 इज ग्लिसरीन. तो आई कैन राइट इट एज N1 प्लस N2. टोटल मोल्स हो गए, 2 कंपोनेंट हैं तो 2 ही के लिखेंगे. सो N2 इज इक्वल टू 0.5 अपॉन 2 प्लस 0.5. 0.5 अपॉन 2.5. सॉल्व करने पर क्या होगा? तो अगर मैं इसके पॉइंट्स को कट करूं, 1/5. आंसर रहेगा हमारा, सॉल्व करते हैं इसे, तो 1/5 0.2. अब स्टूडेंट थोड़ा सा सोचिए कि इसका कोई यूनिट होगा? हमने क्या किया है? मोल्स अपॉन टोटल मोल, तो दोनों का यूनिट क्या है? मोल्स. मोल्स मोल्स आर गेटिंग कैंसल आउट. तो आपका जो ये एंटिटी है, मस्ट रिमेंबर दिस, इट इज अ यूनिटलेस क्वांटिटी. तो हमारा जो आंसर रहेगा दैट वुड बी, आंसर रहेगा हमारा सी. देखा?
अब थोड़ा आइडिया आ रहा है कि कितना टाइम लगा होगा आपको एक क्वेश्चन सॉल्व करने में। एग्जाम में तो क्या होता है ना, देखिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम है ना, सबको आता है, सबको पता है कॉन्सेप्ट, सब लोग सॉल्व कर सकते हैं, सबने कुछ ना कुछ प्रैक्टिस सबने की हुई है। वहां जो खेल होता है ना वो समय का खेल रहता है, टाइम का खेल रहता है, कितने टाइम में आप उसे फिनिश कर पाते हो। लिमिटेड अमाउंट ऑफ टाइम मिलता है फॉर ईच क्वेश्चन आपको। तो आप लोगों को हर समय क्या करना चाहिए, टाइम नोट करना चाहिए, मेरा एक क्वेश्चन को करने में मुझे कितना टाइम लग रहा है। पॉसिबल है ये चीज कि हर टाइम मैं क्वेश्चन करूं और हर टाइम मैं अपना टाइम नोट करूं? नहीं। तो ये चीज का सोल्यूशन करने के लिए हमारा एप्लीकेशन लेकर आया एक फीचर। वो फीचर क्या करता है ना, जैसे ही आपने शुरू किया वो क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर रहे हो ना, उसी टाइम वहां टाइमर शुरू हो जाता है। जैसे ही आपने खत्म किया, क्वेश्चन चेंज किया, वहां आपको दिखेगा कि आप लोगों ने उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कितना टाइम लिया। तो आप सेल्फ इवेल्युएशन कर सकते हो कि कुछ टाइम के बाद आप देखोगे आपका जो टाइम ड्यूरेशन है ना वो कम हो रहा होगा। क्यों? क्योंकि प्रैक्टिस कर चुके होंगे, तो आप लोगों को धीरे धीरे समझ में आएगा कि आपका जो है, आपका माइंड जो कह रहा है वो आप फटाफट लिख भी सक रहे हो। तो वो कोऑर्डिनेशन क्या हो रहा है, उतना अलाइनमेंट आ रहा है उस कोऑर्डिनेशन में कि जो आप सोच रहे हो वो लिख भी सक रहे हो। तो वो क्या बताएगा, आपका टाइम ही बताएगा। तो अभ्यास करो ने एक बहुत ही अच्छा फीचर डाला है, जिसका हो सके उतना ज्यादा यूज कीजिए। ठीक है? Okay, students, so let's move forward to the next question. That is what is the ratio of molecular and formula mass of potash alum? पोटास एलम, घर पे जो सिंपल फिटकड़ी यूज करते हैं ना, उसे कहते हैं पोटास एलम। इसका फॉर्मूला काफी आप लोगों को 12th में आप लोगों ने प्रैक्टिकल्स में ड्यूरिंग क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस इसे बनाया भी होगा। काफी अच्छी इसकी यील्ड में मिलती है अगर आप अच्छे से प्रोसेस करो तो। ठीक है, बड़ा इंटरेस्टिंग सा रहता है वो, अगर स्कूल में अच्छे से किया हो परफॉर्म। तो पोटास एलम का जो फॉर्मूला रहता है वो रहता है K2SO4 इंटू Al2SO4 ट्वाइस इंटू 24H2O। yes, this is water of hydration 24H2O। ये रहता है इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। उन्होंने कहा है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और फॉर्मूला मास जो होगा उसका रेशियो क्या होगा, मतलब उन्होंने अल्टीमेटली हमसे एन की वैल्यू पूछी है। एन की जो वैल्यू रहती है वही रहता है अल्टीमेटली मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास अपॉन एम्पेरिकल फॉर्मूला मास। तो अल्टीमेटली दे आर आस्किंग टू फाइंड द एन ओनली, दैट इज द रेशियो ऑफ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास एंड एम्पेरिकल फॉर्मूला मास। तो हमें उस चीज के लिए यहाँ का हम इजीली इसके क्या फाइंड कर सकते हैं, मास फाइंड कर सकते हैं। तो हर एक की वैल्यू रखने के बाद जो आंसर आएगा वो रहेगा 948 ग्राम पर मोल। ये रहेगा इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास। अब बात करते हैं एम्पेरिकल फॉर्मूला की। स्टूडेंट, एम्पेरिकल फॉर्मूला जो रहता है ना वो रहता है सिंपल रेशियो, कि आपके पास कोई बड़ा सा मॉलिक्यूल है उसमें नंबर ऑफ एटम्स है, उस नंबर ऑफ एटम्स को सिंपल रेशियो में कन्वर्ट करें। एग्जाम्पल के लिए अगर मैं बताऊं तो H2O ये रहेगा फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। अगर मैं इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला लिखूं तो रहेगा HO। क्या रहेगा? HO। मैंने जस्ट कन्वर्ट क्या किया है, उसे सिंपल रेशियो में उससे क्या कर दिया है, कन्वर्ट कर दिया है। H2O आई कैन राइट इट हियर, माय बैड, नॉट H2O। मैं लिखती हूँ फॉर्मूला H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड। तो मुझे अगर इसे सिंपल फॉर्म में लिखना है तो कैसे लिखेंगे हम, 2:2 को मैं 1:1 लिख सकती हूँ, सिंपल रेशियो उसका क्या रहेगा 1:1। तो इसका जो फॉर्मूला मास एम्पेरिकल फॉर्मूला रहेगा वो रहेगा HO। चलिए तो देखें हम एम्पेरिकल फॉर्मूला ऑफ दिस लॉन्ग मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला रहेगा, 2 सोडियम पोटेशियम प्रेजेंट है तो उसको 1, 4 SO4 आर देयर, 3 हियर एंड 1 हियर, तो उसका सिंपल रेशियो होगा 2 Al, तो उसे कर देते हैं 1, उसका हाफ 24, उसका हाफ रहेगा 12H2O। ये हो जाएगा आपका सिंपली एम्पेरिकल फॉर्मूला। अब एम्पेरिकल फॉर्मूला मास क्या करेंगे, फाइंड करेंगे। तो ऑन फाइंडिंग दिस एम्पेरिकल फॉर्मूला मास हर एक की वैल्यू रखेंगे। ठीक है, सबके एटॉमिक वेट पता है ना आपको, पोटेशियम 39, सल्फर 32,
तो सबका सम करेंगे। 9th 10th में बहुत अच्छे से प्रैक्टिस की होगी ना मॉलिक्यूलर वेट फाइंड करने की। तो डेफिनेटली जो उसका एम्पेरिकल फॉर्मूला मास आएगा, आंसर आएगा 248 ग्राम्स पर मोल। हमारे पास दोनों वैल्यूज हैं जिन्हें हम क्या करेंगे, रेशियो में पुट करेंगे। सो n इज इक्वल टू एम्पेरिकल फॉर्मूला मास दैट इज 948, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास दैट इज 248। चलिए सॉल्व करते हैं इसे। सो 948 डिवाइडेड बाय 248, द आंसर कम्स आउट टू बी 3.8, अराउंड 3। ओके, किसके नजदीक आ रहा है आंसर, 3 के नजदीक। तो आप कह सकते हो 3:1। कहाँ है ऐसा आंसर, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो क्या किया हमने, एम्पेरिकल फॉर्मूला मास अपॉन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास अपॉन एम्पेरिकल फॉर्मूला मास। जो रेशियो आ रहा है, रेशियो क्या आ रहा है, 3:1। सिंपली आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो है उसको किस में कन्वर्ट करना है, एम्पेरिकल फॉर्मूला में। दोनों का आप लोगों को फॉर्मूला मिल जाएगा, फॉर्मूला से आप इजीली क्या फाइंड कर सकते हो, उसके वेट फाइंड कर सकते हो। और उन दोनों वेट का जो रेशियो रहेगा वही वैल्यू होती है n, जो आप लोगों से पूछी गई है यहाँ। आर यू गेटिंग मी स्टूडेंट्स? यस। So students, let's move forward to the another question, that is question number 8. What will be the normality of 250 ml H2SO4 solution having the value of pH 0? यहाँ हमें नॉर्मालिटी गिवन है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन भी गिवन है और पीएच गिवन है। मतलब इनडायरेक्टली हमें यहाँ पर क्या दी है, मोलारिटी दी है। कि हमें पता है कि पीएच के थ्रू हम क्या फाइंड कर सकते हैं, मोलारिटी। तो पीएच इज 0, नॉर्मालिटी हमें फाइंड करनी है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हमें गिवन है, चलिए तो सबसे पहले हमें क्या पता होना चाहिए, मोलारिटी पता होनी चाहिए, जिससे हम नॉर्मालिटी फाइंड कर सकेंगे। तो पीएच से हम फाइंड करेंगे मोलारिटी। सो पीएच इज इक्वल टू माइनस लॉग बेस 10 कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस। ठीक है, सो pH is 0 over here, minus log base 10 H plus। H plus को करेंगे सब्जेक्ट। अब क्या होगा ना, जब इज इक्वल टू की इस साइड अगर लॉग जाता है तो वो 10 की पावर बन जाएगा। ये जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, 10 की पावर बन जाएगी। तो H plus 10⁻�0, द आंसर कम्स आउट टू बी 1। यहाँ जो हमें वैल्यू मिल रही है H प्लस की, या फिर मैं कहूँ उस एसिड की, वो क्या मिल रही है, 1 मोलर। क्या मिल रही है, 1 मोलर। सो इनडायरेक्टली हियर दे आर गिवन यू द वैल्यू ऑफ मोलारिटी। हमें यहाँ क्या दी थी, इनडायरेक्टली वैल्यू दी थी मोलारिटी की। चलिए तो नॉर्मालिटी फाइंड करेंगे। नॉर्मालिटी इज इक्वल टू n फैक्टर इनटू मोलारिटी। तो n फैक्टर फॉर एसिड हियर इट इज 2 ओनली, द मोलारिटी इज 1, द आंसर कम्स आउट टू बी 2। ठीक है, तो ये नॉर्मालिटी रहेगी 2। अब ये 2 जो है वो किसके लिए है, 1000 ml सोल्यूशन के लिए। किसके लिए है, 1000 ml सोल्यूशन के लिए। क्या हमें यहाँ 1000 ml की में फाइंड करने को कहा है, जी नहीं, हमें कहा है फाइंड करने को 250 ml सोल्यूशन के लिए। तो सिंपल सी चीज है, हम क्या लिखेंगे, अगर 1000 ml में हमारे पास जो नॉर्मालिटी है वो रह रही है 2 नॉर्मल, तो इफ आई हैव 250 ml सोल्यूशन, कितना है 250, तो वहां उसकी नॉर्मालिटी क्या होगी। सो 250 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 1000। So 1/2 on solving this, the answer comes out to be 0.5 normal. देखा आपने, simply they are asking the value of normality by giving the value of pH. अब होगा क्या, सॉल्यूशन का क्वेश्चन है, pH कहाँ से आ गया, जी नहीं। तो हमारे जो सारे क्वेश्चंस जो रहते हैं, कंसेप्ट जो रहते थे यार इंटर रिलेटेड, अगर आपने पहले कुछ चीज पढ़ी है तो जरूरी नहीं है उसका कोई यूज ही नहीं होगा यहाँ पर। डेफिनेटली अगर आपको पहले के कंसेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर है तो वो आपको आगे के क्वेश्चन सॉल्व करने में क्या करेंगे,
हेल्प करेंगे। तो इसका आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर सी। Okay, so let's see the ninth question. 25 ml BaOH twice is neutralized by 35 ml 0.1 molar HCl. What will be the molarity of BaOH twice solution? So here, let's write the first data. So volume of base denoted by VB is equal to 25 ml. Molarity they are asking. So MB is equal to question mark, and for acid we can write it as a VA, that is volume of acid, 35 ml. Molarity is given, that is MA is equal to 0.1 molar. And as we know that when we mix one acid with base, they get neutralized and form salt and water. So in a titration also, when you do titration, you are adding equivalent amount of acid in base to neutralize to complete the reaction. So here also on neutralization, actually number of gram equivalents of acid should be same as number of gram equivalent of base. So on neutralization this both will be same. So the formula is, so on neutralization we can say acidity of base into volume of base into molarity of base is equal to basicity of acid into volume of acid into molarity of acid. Yes student, so here as we know that acidity of base is ultimately number of replaceable OH minus. So as you can see in BaOH twice, two OH minus are present, so acidity would be 2, volume is given, that is 25. They are asking molarity, so write it as it is equal to basicity of acid. As you can see here, for acid basicity is equal to number of replaceable H plus. So as you can see, one replaceable H plus is present. So you can write here basicity of acid is 1 into volume of acid, that is 35 ml, into molarity is 0.1 molar. So by making the subject as molarity of base, taking the all terms to the right hand side of the equal to, so 1 into 35 into 0.1 divided by 2 into 25. So on solving this, what we get, student please solve by yourself also. So the answer comes out to be 0.07. 0.07 molar. So which is the option is given, that is option number C. So your right answer is option C. By putting the all the values, you will get the right answer. So let's see the another question. Question number 10. Parts per million. Concentration means 1 liter solution contains how much weight of solute? So parts per million, we have the formula for parts per million. So ppm is equal to volume of solute in total solution into 10 raised to 6. As we discussed in earlier question also,
that parts per million means in 1 million solution, how much amount of solute is dissolved. So as I told you, when something is present in trace amount, very less amount we can say, so we have to increase the reference. So for that we use this term, that is pp. They are asking in 1 liter solution how much parts, how much gram of solutes are present. So we should replace this V2. We should replace this V2 by W2. Yes or no? Yes, because they are asking the concentration means weight of solute in terms of weight. So how much weight is dissolved in 1 liter solution? So here V1 plus V2 is equal to 1 liter means 10 raised to 3 ml. So here you can write it as a ppm is equal to W2 upon 10 raised to 3 into 10 raised to 6. So ppm is equal to 1. So 1 ppm is equal to W2 upon 10 raised to 3 to 10 raised to 6. So by making the subject W2 10 raised to 3 divided by 10 raised to 6, we will get the answer 10 raised to minus grams. So right answer is option number. So you can see by putting the values of ppm, volume of solution into 10 raised to 6, you will get the answer 10 raised to minus 3 gram. Means if you have 1 liter solution and if you called it as a 1 ppm concentration of solution, then it is known as a 10 raised to minus 3 gram, 0.001 gram solute dissolved in 1 liter solution.